हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैम्फी ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स के बारे में। तो कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स के बारे में। क्या कुछ फैक्टर्स हमने पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि कोई गैस कब डिसॉल्व होती है, कौन कौन सी कंडीशंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर्स की आपको रखनी चाहिए किसी गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व कराने के लिए, है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हमने पढ़ लिया था। उसके आगे आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि ये तो फैक्टर्स हैं, है ना, कि एक टेम्परेचर आपने थोड़ा डिक्रीज रखना है और प्रेशर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसका मेजरमेंट क्या है कि किसी अगर हमसे कोई पूछता है कि आपके पास जो आपने गैस डिसॉल्व की है किसी सॉल्यूशन में, और हमसे कोई पूछता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मतलब कितनी ज्यादा होगी या फिर कम होगी, तो इसके लिए एक बहुत महान इंसान थे, हेनरी। उन्होंने 1803 में एक लॉ दिया था। उस लॉ को उन्हीं के नाम से जाना जाता है, हेनरी लॉ। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या कहा था उन्होंने? तो आज का जैसे कि आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा कि कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ है ना, पहाड़ हैं, तो शायद आज हम इनके बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं। देखते हैं क्या है। ये है आपके हेनरी। ये ये आपके हेनरी हैं और इन्होंने ही 1803 में ये लॉ प्रपोज किया था। क्या? जिसको हम हेनरी लॉ बोलते हैं फॉर गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ओके, सो हम कह रहे हैं कि solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or the solution। मतलब ये कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन में अगर आपने कुछ ना कुछ, ये आपका सॉल्यूशन है, आपने इसके अंदर कुछ गैस डिसॉल्व की है ना, और वो जो गैस आपने डिसॉल्व की है, मान लो कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ये हैं, आप डिसॉल्व करा रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स है ना, ये इस सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये आपका सरफेस है ना, ये आपका सरफेस है, ये सरफेस था। आपने क्या किया? आपने इसके ऊपर पार्टिकल्स को डिसॉल्व कराया, आपने इसके ऊपर पार्टिकल्स को डाला, तो वो पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? इस सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं इस तरह से। और देखो, जितने ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा क्या पॉसिबिलिटी है कि वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएंगे, है ना। क्या कि जितना ज्यादा सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि वो सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, और सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे मतलब कि वो डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो यही हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन और लिक्विड। ओके, ठीक है। तो हेनरी ने क्या कहा था इस बारे में? ये हेनरी की ही कही हुई एक बात है। चलो हम देखते हैं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन, ओके, is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। जो हम अभी कह रहे थे ना, ये वाली चीज, कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा किसी गैस का, सॉरी, जितना ज्यादा प्रेशर होगा किसी गैस का, कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो, एक चीज है, हमारे पास सिर्फ ये एटम्स थे या फिर ये मॉलिक्यूल्स थे गैस के, मतलब गैस का नंबर कम है। ये आपका लिक्विड था, यहाँ पर आपका लिक्विड है। तो जब गैस के नंबर्स कम है तो प्रेशर भी कम ही होगा और सॉल्युबिलिटी भी कम ही होगी, है ना। इसका मतलब जो इनका प्रेशर है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि गैस के पार्टिकल्स हैं कितने, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब हम लोगों ने कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था तो हमने वहां पर एक यूनिट पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन।
हमने बोला था जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी सॉल्यूशन की उनको रिलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो दो प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें, एक तो सॉल्युबिलिटी और एक वेपर प्रेशर, है ना। और हमने क्या एग्जांपल लिया था कि अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज को, दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को किसी सॉल्यूशन की कंपेयर करना है तो आप मोल फ्रैक्शन यूनिट यूज कर सकते हैं। तो हम यूनिट यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी गैस का सॉरी द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, किसी भी गैस के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा उस गैस की उस लिक्विड या फिर सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी भी होगी। ओके, तो या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। इन द सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किसी सॉल्यूशन के ऊपर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है। अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो आप लगाएंगे एक कांस्टेंट दैट इज KH, और इसी को हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। तो क्या बात आई यहाँ पर बात ये आई कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इन बातों पर तो डिपेंड करती ही है कि टेम्परेचर है कितना, प्रेशर कितना है, लेकिन उस गैस की सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इस बात पर डिपेंड करती है कि वो गैस उस लिक्विड के ऊपर, सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लगा रही है। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। और प्रेशर कैसे, प्रेशर किसका लग रहा है, मोल्स का लग रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का लग रहा है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ज्यादा प्रेशर। अब हम बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, मतलब कि कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो कंसंट्रेशन हम कौन सी यूनिट यूज कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सीधे सीधे शब्दों में, हम अब ये कह रहे हैं कि जितना किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। इसका मतलब कोई भी गैस जितना ज्यादा डिसॉल्व होएगी किसी सॉल्यूशन में, उसका मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा होगा। ओके, और ये हमें बोला, हेनरी ने अपना कांस्टेंट भी यूज किया उन्होंने, KH। ओके, सो दोबारा देख लीजिए क्या बोला मैंने बोला द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन द वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in the solution and is expressed as P is equal to KHX। X क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, KH क्या हो गया, हेनरी कांस्टेंट, और P क्या हो गया, प्रेशर ऑफ दैट गैस। ओके, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज हैं KH की। देखो ये जो KH है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर। मतलब कि अगर आप दो गैसेस ले लेते हैं और सेम टेम्परेचर रखते हैं, फॉर एग्जांपल 293 केल्विन टेम्परेचर रख रहे हैं हम दो अलग अलग गैसेस का, तो KH की वैल्यू भी बदल जाएगी। या फिर अगर आप सेम गैस ले रहे हैं और टेम्परेचर की वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, तो जब जब आप टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करेंगे सेम गैस के लिए भी KH की वैल्यू बदल जाएगी। इसका मतलब KH की वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती रहती है। ओके, तो ये एक टेबल है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ये टेबल क्या कह रहा है, ये इस टेबल में आपको कुछ गैसेस दी हुई हैं, और ये जो गैसेस हैं जैसे कि N2 के लिए 293 केल्विन पर KH की वैल्यू 74.48 किलोबार होती है। ओके, N2 के लिए ही 298 केल्विन पर इसकी वैल्यू 86.78 होती है। इसका मतलब क्या है, गैस तो सेम है यहाँ पर। अच्छा, तीसरी भी वैल्यू दी हुई है N2 के लिए ही 303 केल्विन पर इसकी वैल्यू और बढ़ गई, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सेम गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी, KH कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक, दूसरा, अगर आप ऑक्सीजन के लिए वैल्यू देखते हैं 293 केल्विन तो 34.86 किलोबार है।
अगर आप O2 के लिए ही वैल्यू देख रहे हैं KH की एट 303 केल्विन तो 46.82 किलो बार है। इसका मतलब क्या हुआ, गैस तो सेम है, ऑक्सीजन ही है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा 293 से 303 गया, वैल्यू ऑफ KH भी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, 334.86 से 46.82 हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं KH की वैल्यू बढ़ रही है ना। और जब हमने फैक्टर्स पढ़े थे तो हमने ये पढ़ा था कि जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड पर, तो हमेशा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, तो क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस, वैल्यू of KH increases, solubility decreases। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ KH कब इंक्रीज होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, when temperature increases। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि सॉल्युबिलिटी कब बढ़ रही है। अगर आपको दो गैसेस के लिए वैल्यू दी हुई है और आपको पूछा गया है कि बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो आप KH की वैल्यू चेक कर लो, जिसके लिए KH की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, जिसके लिए KH की वैल्यू कम होगी उसके लिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। अब बात आती है, क्योंकि हम शुरू से कह रहे हैं कि केमिस्ट्री कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को अफेक्ट तो करती है ना, तो हेनरी लॉ भी जरूर अफेक्ट करता होगा कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को। तो क्या इसके एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में। ओके, सो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है इन डीप सी डाइविंग। इन डीप सी डाइविंग मतलब आपने देखा होगा जब स्कूबा डाइवर्स, देखो ये बहुत सारे बच्चे हैं, ये स्कूबा डाइविंग करने के लिए गए हुए हैं, पानी में अपने सिलेंडर्स लेकर गए हैं, है ना। हमने देखा है हमेशा कि जो भी नीचे जाता है पानी में स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाता है, जो डाइव करने जाता है तो अंडर वाटर वो अपने साथ सिलेंडर्स ले जाते हैं कुछ गैसेस के, है ना। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या सुनते भी आ रहे हैं, हमने सुना है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं अपने साथ, है ना। ऐसा क्या है, देखो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, इस सिलेंडर में 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% 1% है ये, 32.1% ऑक्सीजन गैस होता है। ओके, देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, ये तो हमने ठीक है, हमें पता चल गया, ओके स्कूबा डाइविंग है, ये अपने साथ सिलेंडर लेके जा रहे हैं, लेकिन हेनरी लॉ का क्या यूज हुआ यहाँ पर, हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन है। तो हेनरी ने क्या बोला, हेनरी ने बोला कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगी। ओके, जब आप डीप डाउन द सी जा रहे हैं, आप पानी में जा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। और हेनरी कह रहे हैं कि जब जब प्रेशर बढ़ रहा है गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं या फिर वो गैस इनटेक करते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि वहां पर बहुत प्रेशर लगता है उनकी बॉडी के ऊपर, तो वो जो गैस होती है वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है उनके ब्लड के अंदर। ओके, अब उनको बाहर भी आना है, वहां तो रहना नहीं है ना। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं स्पीड से, जब कोई स्कूबा डाइवर बाहर आता है तो क्या होता है, वो जो नाइट्रोजन गैस जो उसके ब्लड के अंदर जो डिसॉल्व हो गई, वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आने लगती है। ओके, और जब बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है तो वो उसको बहुत पेनफुल, उसको बहुत पेन होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है उसके लिए। तो अब अगर वो कभी कभी क्या होता है कि इतना ज्यादा पेनफुल होता है ये कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है ना। तो इसके लिए हेनरी ने हमें बता दिया कि जैसे जैसे आप डाउन, मतलब जितना जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा, जब आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, हमें पता है ना। जब आप प्रेशर बढ़ रहा है जहां पर आप जा रहे हैं तो वहां पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और जब आप वापस आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, तो क्या हो गया, धीरे धीरे प्रेशर कम हो गया, सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई, है ना। और जो सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो गैस क्या हो गई, ब्लड से बाहर आनी शुरू हो गई बबल्स की फॉर्म में। इसको हम बैंड बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ, इसको हम बोलते हैं बैंड, या फिर इसको हम कंप्रेशन सिकनेस भी बोलते हैं। ओके, तो इससे बचने का कुछ उपाय है हमारे पास, बिल्कुल है हमारे पास।
हम क्या करते हैं, हम वो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो सिलेंडर लेकर जाते हैं अपने साथ। तो उस एयर को, जो उनके सिलेंडर के अंदर जो हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है, उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है हीलियम से, ताकि नाइट्रोजन का जो टॉक्सिक इफेक्ट है, ये जो बबल्स की फॉर्म में वो गैस बाहर आ रही थी और बहुत पेनफुल होता है ये, उसको थोड़ा कम किया जा सके। ठीक है। अब आप सोचेंगे तो हमने नाइट्रोजन भरा ही क्यों? अगर वो पेनफुल है तो नाइट्रोजन को हटा दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भर दो खाली, है ना? ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन अगर हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हमें डाइल्यूटेड एयर चाहिए विद हीलियम, डाइल्यूटेड विद हीलियम एयर हमें उस सिलेंडर में चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, मैंने सुना है ये चीज भी, कि जब बहुत लंबे टाइम के लिए कोई स्कूबा डाइवर बहुत डीप जाता है, तो उसको उस ऑक्सीजन उस सिलेंडर में ऑक्सीजन एंड हीलियम का मिक्सचर भर के दिया जाता है। ओके। अलग अलग बहुत सारे कंपोजिशंस हैं, इन इन सिलेंडर्स के भी अलग अलग कंपोजिशंस है, किसी में कितना नाइट्रोजन। अक्सर क्या होता है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा कर दिया जाता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपैरेटिवली थोड़ा कम कर दिया जाता है। ओके। तो ये एक इसका यूज हो गया। चलो बाय बाय स्कूबा डाइवर्स। नेक्स्ट हो गया आपका इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये तो हम सबने पढ़ा है कि क्या होता है। देखो जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जिसका जो मन करे वो ले सकता है, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है आपकी, जब उनको सील किया जाता है, उनका ढक्कन उनका जब बंद किया जाता है, तो क्या होता है, उनको ना हाई प्रेशर पर बंद करते हैं, हाई प्रेशर पर CO2 डिसॉल्व करवाते हैं उसके अंदर, है ना? और क्या होता है, इसका बहुत बड़ा सेटअप होता है, तो टेम्परेचर वहां पर बहुत कम होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी गैस की। तो बहुत कम टेम्परेचर पर वहां पर बहुत हाई प्रेशर पर गैसेस को फिल किया जाता है, CO2 को फिल किया जाता है और बॉटल्स को बंद कर दिया जाता है। अब देखो क्या होता है, जैसे आपके घर में बॉटल आती है ना, वो ठंडी ठंडी बॉटल है और आपने क्या किया, झट से उसका ढक्कन खोल दिया, तो क्या होगा, कपड़ों के ऊपर हुआ क्या, वहां पर जो CO2 डिजोल्व थी ना, उसके अंदर जो भी आपका बॉटल था उसके अंदर जो CO2 डिजोल्व थी, आपने क्या किया, उसको फट से खोल दिया। पहले तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा हुआ था उसके ऊपर, अंडर प्रेशर डिजोल्व थी। आपने जैसे ही ढक्कन खोला, वो एकदम से प्रेशर रिलीज हो गया, और जैसे ही वो प्रेशर रिलीज हुआ, वैसे ही सारी की सारी जो आपकी कोल्ड ड्रिंक थी वो बाहर आ गई। तो क्या करते हैं उसको, हम ये करते हैं, उसको टेबल पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, हल्का सा, सिर्फ उसका हल्का सा लिड लूज करते हैं, एंड देन धीरे धीरे जब वो गैस रिलीज हो जाती है, देन हम उसका लिड खोलते हैं। यही सेम सिचुएशन होती है स्कूबा डाइवर्स के साथ भी। जब वो एकदम तेजी से ऊपर आता है, तो क्या होता है, एकदम से प्रेशर रिलीज हो जाता है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है, वो जो नाइट्रोजन गैस थी जो उसकी ब्लड में डिसॉल्व थी, वो बबल की फॉर्म में बाहर आ जाती है। इसलिए स्कूबा डाइवर्स को कहा जाता है कि जब आप सरफेस पर वापस आए, तो थोड़ा धीरे धीरे आए। ओके। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि किसी को बैंड की प्रॉब्लम हो गई, फिर क्या करते हैं डॉक्टर्स, फिर क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर वाले एटमॉस्फेयर में रखते हैं। पहले उसको हाई एटमॉस्फेयर वाले प्रेशर में रखेंगे, ताकि वो जो नाइट्रोजन जो बबल्स की फॉर्म में बाहर आ रही थी, वो वापस से ब्लड में डिसॉल्व हो जाए। एंड देन धीरे धीरे प्रेशर को कम करते हैं, ताकि वो जो नाइट्रोजन डिसॉल्व थी वो धीरे धीरे रिलीज हो। ओके। सो ये भी एक हेनरी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, एनॉक्सिया। ये एक प्रॉब्लम है। एनॉक्सिया, बहुत सारे लोग इसके बारे में शायद जानते होंगे, जो हाई हिल्स पर रहते हैं, है ना, हाई एल्टीट्यूड्स पर जो लोग रहते हैं, मतलब पहाड़ों में बहुत ऊंचाइयों पर जो लोग रहते हैं, तो उनमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है, उनका जो माइंड है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, जरूरी नहीं है ऐसा कि वो सिर्फ हायर एल्टीट्यूड्स के लोग ही हों, बहुत सारी और सिचुएशंस भी होती है जहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे माइंड में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता, या फिर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है, हमारी जो नर्व सिस्टम जो है हमारा, वो डैमेज होने लगता है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान का सुनने में, बोलने में, सोचने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है ना? तो इस तरह के जो लोग हैं, और अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स किसके साथ पाई जाती है, अक्सर पाई जाती है जो हायर एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हायर एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं वहां पर क्या, प्रेशर बहुत कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। अगर प्रेशर कम है, तो हेनरी ने कहा कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। इसका मतलब
जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में प्रॉपरली मिक्स डिसॉल्व नहीं हो पाती है। अगर हमारे ब्लड में प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पाएगी तो हीमोग्लोबिन को कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, है ना, एंड देन फिर हमारे नर्वस सिस्टम को कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी। तो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, दैट इज वाई एक एनॉक्सिया प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हाइपोक्सिया की ही एक फॉर्म है एनॉक्सिया भी। कुछ लोगों को शायद ये टर्म पता होंगे, एनॉक्सिया हाइपोक्सिया क्या होता है, लेकिन जिसको नहीं पता वो ये समझ ले कि जो मेंटल डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, स्पीच बोलना उनका, सुनना उनका, उनको एक्सप्रेस करना अपने आप को, ये बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये पहाड़ में रहने वाले, ज्यादा ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के साथ अक्सर ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब बात आती है, क्या कोई क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, क्या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। ओके, चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हम कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज दिस। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम मतलब कि XHE दे दिया कितना, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, अब वो कह रहे हैं फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ द हीलियम। P निकालना है आपको, PHE निकालना है आपको, पता नहीं है हमें क्या है। अब ऑफ द सॉल्यूशन एंड गिवन दैट at 20 डिग्री सेल्सियस हेनरी लॉ कांस्टेंट इज 144, मतलब कि KH की वैल्यू भी आपको दे दी है 144.97 किलो बार। इसको आप बार में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा आपका 144.9 सॉरी 144.970 बार। ओके, और हमने अभी अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्रेशर होता है हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर, है ना। तो मोल हेनरी कांस्टेंट कितना हो गया आपका 144.970 इंटू 1.2, ओके, इंटू 10⁻⁻⁶। फटाफट कैलकुलेट करते हैं, मैं देखती हूँ इसका कैलकुलेशन क्या आ रहा है। कैलकुलेशन आएगा इसका आपका 0.173 समथिंग आ रहा है, तो आप इसको 0.174 कर, ओके। सो दिस इज द प्रेशर, प्रेशर किस में, बार में। ओके, यूनिट भी लिखनी बहुत जरूरी है क्योंकि किलो बार को हमने बार में कन्वर्ट कर लिया था, और देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेनरी कांस्टेंट है और एक्स है, एक्स की तो कोई यूनिट होती है नहीं। हेनरी कांस्टेंट की यूनिट किलो बार आपको दी हुई थी, आपने उसको बार में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो प्रेशर आपका बार में आ गया। तो इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस लॉ से रिलेटेड आपके पास आ सकती हैं। कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में, उसके बाद फिर हम कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स एंड देन कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हेनरी एंड राउल्ट्स लॉ भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आप हेनरी लॉ को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके एप्लीकेशंस को समझ लीजिए, उसके कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास है सॉल्व कीजिए। अगर कोई सॉल्व नहीं होता है आप कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में विद राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।